हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? ओके, 5.1 कंप्लीट हो गया। चलिए, डेट्स गुड। इस वीडियो को देखने के बाद आप 5.2, 5.3 ऐसे कर लेंगे तो सीखा जाए, समझा जाए क्या चीज़ है, क्या कॉन्सेप्ट है 5.2 में एंड 5.3 में। तो 5.2 का कॉन्सेप्ट, 5.2 को सॉल्व करने के लिए हमें आर्गुमेंट निकालना सीखना होगा और पोलर फॉर्म निकालना सीखना होगा। हालांकि पोलर फॉर्म इस ईयर 2020 से 2021 में नहीं है सिलेबस में, बट फिर भी अगर हम देख रहे हैं तो देख लें, ज़्यादा चीज़ बड़ा है नहीं, आगे भी 12th के बाद ही आपको काम ही आएगा ना, तो सीखते हैं। तो वो सब सीखने के लिए पहले हमें आर्गन प्लेन सीखना होगा। सबसे पहले हम बता दें, आर्गन प्लेन का एक नाम और है कॉम्प्लेक्स प्लेन। नेम है, सभी नेम याद करिए, जैसे आपका भी कई नेम होगा, घर का नाम अलग, स्कूल का नाम, निक नेम वगैरह, तो इनके भी आर्गन प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं एंड गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं। ओके, तो अब ये है क्या, आप क्लास 9th में कार्टीसियन प्लेन पढ़े थे। क्लास 9th में आपने कार्टीसियन प्लेन पढ़ा था। कार्टीसियन प्लेन क्या होता था? वाई एक्सिस ड्रॉ करते थे, उसके परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस ड्रॉ करते थे और बोलते थे ये कार्टीसियन प्लेन है। अब इसी वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे एंड एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोलेंगे। तो ये जो प्लेन है वो कार्टीसियन से कॉम्प्लेक्स प्लेन में बदल जाएगा। बस यहाँ नाम चेंज हुआ तो प्लेन का भी नाम चेंज हुआ। अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोलते हैं तो कार्टीसियन प्लेन बोलते हैं, अगर रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं तो कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। सब नाम का खेल है, चीज़ वही है। अब कॉम्प्लेक्स प्लेन है तो इससे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया 5 + 7i, and now this complex number we have to represented on this complex plane. So real part is 5, so 1 2 3 4 5 real axis पे आएगा, and imaginary part is 7, तो imaginary axis पे यहाँ कहीं 7 आएगा। दोनों को कंबाइन कर देंगे, ये जो पॉइंट P आएगा 5 7, ये पॉइंट P इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ये पॉइंट P इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो रिप्रेजेंट करने भी आ गया आप लोग को। अच्छा, अब कुछ और बात कर लेते हैं। अब हमें बात करना है आर्गुमेंट का। स्पेशली ये वीडियो में हम आपको सिखाएंगे आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का एक नाम और है, नाम देखिए कई जानिए, आर्गुमेंट पढ़े, नाम चेंज करके पूछ दिया, चीज़ वही। फाइंड द आर्गुमेंट, फाइंड द आर्गुमेंट आप पढ़ के गए और पूछ दिया इसका दूसरे नाम से, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो नाम आप हर हेडिंग का जितना है सब जाना करिए। आर्गुमेंट का एक नाम है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, अब आप पढ़ते फाइंड द आर्गुमेंट और एग्जाम में आ जाता फाइंड द एम्पलीट्यूड, कंफ्यूज हो जाते। ओके, तो आर्गुमेंट सीखते हैं क्या है। सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x + iy है। सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x + iy है हमारे पास। ओके, अब इस x + iy को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, इस x + iy को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? ये x यहाँ कहीं और ये y यहाँ कहीं, ये बन गया पॉइंट P जो कि x, y हो गया। ओके, अब पॉइंट P जो x, y हुआ है, आप बोलेंगे सर ये x है ये y है, आपको कैसे पता कि x पॉजिटिव ही है? आपको कैसे पता कि ये जो x आप गए हैं और ये y गए हैं ये पॉजिटिव ही है? हमें नहीं पता, इसीलिए 4 केस बनेगा। हमें पता ही नहीं कि x क्या है y क्या है, तो इसलिए 4 केस बनेगा। हो सकता हो x निगेटिव हो y पॉजिटिव हो, मीन्स x की वैल्यू -3 हो,
और y, तो p यहाँ बन जाएगा। तो केस 2 अगर हम देखें, केस 2 की बात करें अगर, तो ये इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस, x यहाँ सपोज कर लिए और y यहाँ, तो पॉइंट मिलेगा कहाँ, यहाँ पे। पॉइंट मिलेगा कहाँ, यहाँ पे। और केस 3, केस 3 देखिए, अगर x निगेटिव और y भी निगेटिव तो पॉइंट आपको मिल जाएगा इस जगह पे। सही है। ऐसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हम आपको एक एग्जांपल से बताते हैं। देखिए, केस 4 हो सकता हो x पॉजिटिव हो y निगेटिव हो, तो पॉइंट बनेगा यहाँ पे। ओके, जैसे आप ऐसे समझिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4i है, तो 3 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव यहाँ बनेगा। और z अगर -3 + 4i है, तो -3 + 4 यहाँ बनेगा। और अगर -3 - 4i है, तो -3 यहाँ -4 यहाँ, जानते ही आप लोग निगेटिव होता है इधर, यहाँ बनेगा। और अगर 3 - 4i हो, x पॉजिटिव y निगेटिव, तो पॉइंट यहाँ बनेगा। वो आप कॉम्प्लेक्स नंबर देख के पता लगा लेंगे। चलिए, अब ये विजुअल है ना आप लोग को, एक मिनट। हाँ, ये जो पॉइंट P है इसको ओरिजिन से मिला दीजिए। पॉइंट P को ओरिजिन से मिला दीजिए। और आपको हम बताए भी थे, ये बात हम आपसे पहले भी कर चुके हैं कि ये जो OP होता है इसी को मॉडुलस बोलते हैं। ये आपसे हम चर्चा कर चुके हैं। चलिए, फ़िलहाल उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये OP आप मिला दीजिए, यहाँ से जो बनेगा ये OP हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे भी ओरिजिन है, इसको मिला दिए, ये भी OP हो गया। और यहाँ पे ओरिजिन है, इसको मिला दिए, ये भी OP हो गया। चलिए, ठीक है। अब बात हम करते हैं, सुनिए। तो पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस से, ये रियल एक्सिस है ना, तो ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मूव करिए। पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मूव करिए और OP पे पहुंच जाइए तो रुक जाइए। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मूव करिए और OP पे पहुंच जाइए तो रुक जाइए। तो जो एंगल बनेगा उसी एंगल को आर्गुमेंट बोलेंगे। जो एंगल बनेगा उसी एंगल को आर्गुमेंट बोलेंगे। चारों केस में समझा जाए। ये देखिए, ये पॉजिटिव रियल एक्सिस, यहां से एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है और कहां पे रुकना है, OP पे। ये तो यहां पे आर्गुमेंट ये एंगल बना। आइए यहां चलते हैं। यहां से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मूव किए एंटी क्लॉकवाइज और OP पे जाके रुके, तो ये जो पूरा इतना बड़ा सा एंगल बना वो आर्गुमेंट हुआ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। किस कॉम्प्लेक्स नंबर का? जिसमें x निगेटिव हो, y भी निगेटिव हो, मतलब इसका। और फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मूव किए, पूरा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, यहीं से नहीं, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो जो एंगल बना उसको आर्गुमेंट बोला गया। तो आर्गुमेंट अब तो बहुत ही आसान हो गया। सीधे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे आपसे कोई कहे कि हमें आर्गुमेंट आप बना के दिखाइए ज़रा, आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर दीजिए ज़रा, वो कहेंगे लीजिए ज़रा 5 - 8i, आप कहेंगे रुकिए ज़रा, x पे 5 गिनेंगे, y पे -8 गिनेंगे, ये मिलाएंगे, पॉइंट P बनेगा, उसको ओरिजिन से मिला देंगे, O पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मूव करेंगे, ये कह देंगे ये थीटा, ये आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पूछेगा ये थीटा की वैल्यू बताइए, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, क्या 210 डिग्री, क्या है ये? तो हम अब आपको सिखाने जा रहे हैं ये थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी। थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, सुनिए। तो थीटा की वैल्यू निकालना आसान है। पहले तो एक चीज़ हम बता दें, ये थीटा की वैल्यू ये जो है, ये घूम के अगर पूरा 2π पे फिर आ जाएंगे, जैसे यहाँ से मूव किए और पूरा 2π पे आ गए,
तो थीटा की 2 पाई प्लस थीटा वैल्यू रिपीट करेगा, हर 360 डिग्री के बाद वैल्यू रिपीट करता जाएगा, तो थीटा की कई सारी वैल्यू आती जाएंगी। इसीलिए एक बना दिया गया प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट में बोला गया कि माइनस पाई और माइनस पाई से ग्रेटर और पाई से लेस इक्वल, ये थीटा की वैल्यू अगर माइनस 180 से 180 के बीच में है, यहाँ इक्वल साइन भी लगा है, माइनस 180 से 180 के बीच की जो वैल्यू होगी उसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम बोलेंगे। तो आप कहेंगे सर ठीक है 180 से अधिक नहीं होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो ये 180 से अधिक नहीं है देखने में लग रहा है, ये भी 180 से अधिक नहीं है देखने में लग रहा है, बट सर आपका थर्ड वाला देखिए ये तो 180 से अधिक हो गया, तो ये आर्गुमेंट है लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकलेगा, ये भी 180 से अधिक हो गया, तो बताते हैं। देखिए अब क्या करेंगे हम, ये आप नोट कर लीजिएगा, आपको हम अलग फिगर से बताते हैं या इसी में देखिए। अच्छा चलिए, ये थीटा है, थीटा हटा दे रहे हैं, थीटा आर्गुमेंट है, थीटा थोड़ा दूर हम लिख रहे हैं, यहाँ अल्फा सपोज कर लीजिए, और आपसे कहे कोई अल्फ़ा बताइए आप हमें, अल्फ़ा कितना होगा, तो आप कहेंगे ये बेस दिया है x और ये y है तो ये भी y होगा परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर और बेस, आप सोचेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है, 10 में, ओके, तो 10 अल्फ़ा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकल जाएगी। भाई y की वैल्यू कुछ होगा, x की वैल्यू कुछ होगा, कैंसिल होगा। जैसे सपोज y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू √3 है, तो 1/√3, 10 में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की, तो अल्फ़ा आ जाएगा। तो जो अल्फ़ा आएगा वही आपका थीटा के इक्वल हो जाएगा, आर्गुमेंट हो जाएगा। वही जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वही पहले इसमें क्या हो जाएगा, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर तो वही आपका आर्गुमेंट हो जाएगा। ध्यान से सुनते चलिए, आपको वीडियो ख़त्म होते होते आर्गुमेंट आप इजीली निकालने लगेंगे। अब सुनिए, अब अगर इसमें अल्फ़ा आपसे कोई कहे फाइंड करने के लिए, अब यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट आपका बनेगा। अब आपसे कोई बोले कि इसमें अल्फ़ा फाइंड करिए, तो आप बोलेंगे सर ये x है, ये y है, तो वही फॉर्मूला लगेगा, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू y/x। बट यहाँ x निगेटिव है तो मॉड लगा देंगे पॉजिटिव करने के लिए। क्यों पॉजिटिव किए, क्योंकि एक्यूट एंगल बन रहा है ना, तो पॉजिटिव करने के लिए हमेशा मॉड लगा देंगे। और यहाँ वैसे भी पॉजिटिव है तो यहाँ मॉड लगाइए चाहे मत लगाइए, कोई इफेक्ट नहीं था। तो यहाँ से अगर आप अल्फ़ा निकाल लेंगे तो थीटा कैसे निकलेगा बताइए। अगर आपको अल्फ़ा पता हो गया तो आपको तो थीटा चाहिए ना, आर्गुमेंट मतलब थीटा। तो ये थीटा कैसे निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा पाई होता है, पाई में से अल्फ़ा माइनस करेंगे तब तो थीटा निकलेगा, पाई माइनस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा अगर आप फाइंड कर लेंगे तो पाई में से माइनस कर लीजिएगा, आर्गुमेंट आ जाएगा। अब बात करते हैं इस पर, अगर आपसे कहे कोई यहाँ से अल्फ़ा निकालने के लिए तो भी आप वही करेंगे। बोलिए, अगर आपसे यहाँ से ये पूरा x है और ये y है तो भी वही होगा, y/x, तो अल्फ़ा निकल जाएगा। बट ये थीटा कैसे निकलेगा, तो सुनिए, ये आप यहाँ से यहाँ तक गए तो पाई माइनस अल्फ़ा था, अब ये p यहाँ आ गया, देख लीजिए ये जो OP यहाँ था, OP कहाँ आ चुका है, यहाँ। तो अगर ये पाई माइनस अल्फ़ा एंटी क्लॉकवाइज है तो अगर हम इस साइड से आएंगे तो पाई माइनस अल्फ़ा के सामने निगेटिव लगाना होगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज आ गए, दोनों वैल्यू इक्वल। आप कहेंगे सर आर्गुमेंट में तो हम इधर से चलते हैं, आप इधर से क्यों चले हैं, तो माइनस लगा दिए इसीलिए, क्योंकि क्लॉकवाइज चले तो निगेटिव हो गया। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो उसका आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, पाई माइनस अल्फ़ा के बाहर माइनस लगा के। क्यों, आप सोचेंगे सर पाई प्लस अल्फ़ा भी तो कर सकते थे, तो अभी बताए ना पाई से अधिक नहीं होना चाहिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ओके। अब बात करते हैं इसका, तो ये बताइए अल्फ़ा अगर यहाँ से फाइंड करना हो आपको तो tan अल्फ़ा y/x निकाल लेंगे, तो ये थीटा कितना होगा। अगर ये ऊपर अल्फ़ा जा रहा है, ये देखिए जितना अल्फ़ा ऊपर गया है उतना ही ये नीचे अल्फ़ा आया है, तो निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस अल्फ़ा कर देंगे।
थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। अब सुनिए, ये चीज़ें कॉन्सेप्ट में थी। अब आप एग्जाम्पल देख लीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका और बिल्डअप हो जाएगा और तुरंत लगा लेंगे आप क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहले याद करने वाली क्या बात हम आपको बताएं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा और सेकंड में लाई कर रहा है, थर्ड में लाई करे, फोर्थ में, ये अलग से लिख लीजिएगा, तो आर्गुमेंट क्या होगा। आर्गुमेंट अगर फर्स्ट में लाई करेगा, फर्स्ट कैसे पहचानेंगे, प्लॉट ये पॉजिटिव, तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट में। अगर एक्स ये वाला निगेटिव, ये निगेटिव, तो कहाँ होते हैं, थर्ड में। इस तरीके से, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट अल्फा के इक्वल होगा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट पाई माइनस अल्फा के इक्वल होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट पाई माइनस अल्फा के बाहर माइनस लगा दीजिए, उसके इक्वल होगा, और फोर्थ में है तो माइनस अल्फा के इक्वल होगा। आप कहेंगे सर अल्फा क्या है, वही अल्फा क्या है, tan अल्फा अभी निकाले ना, y बाई एक्स। tan अल्फा क्या है, y बाई एक्स। अब सुनिए, tan अल्फा y बाई एक्स हो गया, तो tan अल्फा इज इक्वल टू y मीन्स इमेजनरी पार्ट, y मीन्स इमेजनरी पार्ट एंड x मीन्स रियल पार्ट। तो ये tan अल्फा की वैल्यू भी आप याद कर लीजिए और ये याद कर लीजिए। कॉन्सेप्ट बता दिए बट याद कर लीजिए, जैसे तुरंत हम लोग क्वेश्चंस लगाएं। अब आपके सामने देखिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये याद हो गया, थोड़ा इसको इधर लिख दें जैसे यहाँ पे क्वेश्चन करा सकें। यहाँ पे ये चीज़ हो गया, ये आप बना लीजिए पहले। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो ये लगाएंगे, सेकेंड में रहेगा तो ये, थर्ड में रहेगा तो पाई माइनस अल्फ़ा, एंड फोर्थ में रहेगा तो ये, और अल्फ़ा किसके हेल्प से निकालेंगे, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। आपको फिगर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब सुनिए, जैसे क्वेश्चन आ गया कि z इज इक्वल टू √3 प्लस आई, इसकी वैल्यू, इसका आर्गूमेंट पूछ दिया, तो सीधा सबसे पहले आर्गूमेंट पूछा तो आप कुछ नहीं, tan अल्फा का फॉर्मूला लिख देंगे, इमेजनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। इमेजनरी पार्ट मीन्स i का कोफिशिएंट 1 और रियल पार्ट मीन्स √3, एंड 1/√3 पॉजिटिव है तो मॉड हट जाएगा, अगर निगेटिव रहता तो पॉजिटिव बन जाता। अब 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6, ये चीज़ हो गया। नाउ पूछा क्या है, आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट क्या होता है, थीटा। अब ये किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है, तो ये क्या है, पॉजिटिव, और आई का कोफिशिएंट 1, ये भी क्या है, पॉजिटिव, मीन्स एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा की वैल्यू अल्फा, तो थीटा की वैल्यू अल्फा और अल्फा की वैल्यू आप निकाले पाई बाई 6, ये आंसर आ जाएगा। थीटा की वैल्यू अल्फा एंड अल्फा की वैल्यू पाई बाई 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गया। ओके, तो 5.2 का एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। इसके पहले एक कॉन्सेप्ट और है, पोलर फॉर्म, उसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर ये समझ गए तो पोलर फॉर्म आप तुरंत निकाल लेंगे। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, ओके, इसका पोलर फॉर्म बदलना। पोलर फॉर्म मीन्स कॉस थीटा साइन थीटा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना। तो देखिए कैसे आ जाएगा इसकी वैल्यू। अगर यहाँ पे p है और ये o है और ये p है, मतलब x, y है, तो ये डिस्टेंस x हुआ होगा और ये डिस्टेंस y हुआ होगा।
तो ये OP क्या हुआ होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, इसका मॉडुलस कैसे निकलता है, यही ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, तो यही तो मॉडुलस हुआ। पाइथागोरस से देखिए ये भी तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, तो इसी OP को तो मॉडुलस बोलते हैं। और मॉडुलस ऑफ जेड को R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मॉडुलस ऑफ जेड को किससे रिप्रेजेंट किए, R से। अब अगर यहाँ पे आर्गूमेंट थीटा है तो यहाँ से हमें ज़रा कॉस थीटा की वैल्यू बताइए। कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स एक्स बाई आर। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस वाई बाई आर। तो कॉस थीटा अगर एक्स बाई आर है तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, आर कॉस थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई आर है तो वाई इज इक्वल टू आएगा आर साइन थीटा। ये बात समझ में आया कि नहीं, ये चीज़ क्लियर हुआ आपको। ये थीटा से बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस में, और ये अब देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करिए, जेड इज इक्वल टू क्या था, एक्स प्लस आई वाई, तो एक्स की वैल्यू पुट करिए। एक्स की वैल्यू क्या है, आर कॉस थीटा, तो एक्स के प्लेस पे आर कॉस थीटा, आई की वैल्यू आर साइन थीटा, आर कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। बोलिए, ये आपको बात क्लियर हुआ कि नहीं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये देख लीजिए, ये एक्स वाई था मतलब इस पे एक्स एक्सिस पे चला, ये वाई था मतलब ये वाई एक्सिस पे चला, ये आर्गूमेंट थीटा है तो हम फार्मूला लगाए कॉस थीटा और साइन थीटा का। क्यों, क्योंकि ये इसके बीच में रिलेशन बेस अपॉन हाइपोटेनस, 10th में पढ़े होंगे आप लोग, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस में आता था, तो एक्स बाई आर करके एक्स की वैल्यू निकाले और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाले, और ये जो आया है इसी को हम लोग पोलर फॉर्म बोलते हैं, विच इज नोन एज पोलर फॉर्म। तो इस समय जो बोर्ड पे लिखा है इसका कॉन्सेप्ट हम बता दिए आपको, इसको आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, तो 5.2 हम लोग लगा लेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। हाँ, वो कॉर्नर पे दिख नहीं रहा था तो हम कैमरा सेट कर दिए, अब आपको दिख रहा होगा वहाँ कॉर्नर पे x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा लिखा है, नोट कर लीजिए। ये 4 क्वेश्चंस हैं जिसमें हम एक साथ सब कर दिए हैं कि मॉडुलस, आर्गूमेंट, पोलर फॉर्म, इन चारों का हम आपको बता देते हैं। तो ये कैसे फाइंड होगा इसको देख लेते हैं। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले सोल्यूशन नंबर 1 की। सोल्यूशन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो सोल्यूशन 1 की बात करते हैं। यहाँ पे z गिवन है -1 माइनस आई रूट 3। सबसे पहले तो मॉडुलस निकालना है, तो ये तो पहले से आप करते हैं, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट मीन्स आई का कोफिशिएंट, उसका स्क्वायर, और ये 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 एंड 3 + 1 4, ये आ गया 2। और मॉडुलस जेड को भी आर भी बोलते हैं, अभी हम आपको बताएं। तो आर मीन्स मॉड ऑफ जेड एंड मॉड ऑफ जेड मीन्स मॉडुलस, ये निकाल लिए। अब मॉडुलस निकल गया, अब आपसे क्या पूछा है बच्चों, आर्गूमेंट। तो अब आर्गूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आर्गूमेंट निकालने के लिए, आर्गूमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले tan अल्फ़ा निकाल लेंगे, और tan अल्फ़ा का फॉर्मूला भी हम आपको बताए ही, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। तो इमेजनरी पार्ट क्या है, आई का कोफिशिएंट मीन्स -√3, और रियल पार्ट क्या है -1, ये आ गया। तो यहाँ से मॉडुल माइनस माइनस कट गया, √3 बचा, मॉड हट गया, पॉजिटिव है। tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री मीन्स π/3, ये हो गया बात। अब बताइए ये जो z है वो लाई कहाँ कर रहा है, लाइज इन विच क्वाड्रेंट, लाइज इन विच क्वाड्रेंट, x भी निगेटिव y भी निगेटिव, x वाला भी निगेटिव y वाला भी निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में जब लाई करेगा तो थीटा की वैल्यू क्या लिखवाए हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो पाई माइनस अल्फा, बाहर माइनस। जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो अभी थीटा की वैल्यू हम आपको लिखवाए माइनस, ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा की वैल्यू π/3 रख दीजिए,
सॉल्व करेंगे तो 2π/3 आएगा, बाहर लगाए माइनस, तो -2/3 इज़ द राइट आंसर। -2π/3 ये आर्गुमेंट हो गया आपका। भाई जेड ये कहाँ लाई करा है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई किया, और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने का मीनिंग है कि जो थीटा होगा वो -π - अल्फ़ा होगा। फिर से हम लिखते हैं, फर्स्ट में थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा है, सेकेंड में π - अल्फ़ा है, और थर्ड में -π - अल्फ़ा है, और इसमें माइनस अल्फ़ा है। अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकलेगी? tan अल्फ़ा इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। ये चीज़ हो गया। अब देखिए, अब इसी का पोलर फॉर्म, अब पोलर फॉर्म भी लिख दीजिए। जब ये दोनों निकालिए तो पोलर फॉर्म का तो फार्मूला ही लगाना है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r की वैल्यू 2 और ये cos और थीटा की वैल्यू क्या है? -2π/3। तो -2π/3 लिख दीजिए ये। ओके, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या तो cos - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, या sin - थीटा इज इक्वल टू -sin थीटा, वो बट आपका ऐसे ही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? पहला क्वेश्चन ख़त्म, फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म। अब बात कर लें सेकंड की। चलिए एक और समझा देते हैं आपको। सेकंड की हम बात कर लेते हैं। सेकंड क्या गिवन है? -√3 + i। अब माइनस उसका मॉडुलस निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है, एंड पोलर फॉर्म फाइंड करना है। तो सेकंड का अगर सॉल्यूशन फाइंड करें बच्चों, तो -√3 + i, तो मॉड ऑफ जेड क्या होगा? √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस i का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर। ये भी सॉल्व करेंगे, 2 आ गया, तो r की वैल्यू 2। अब tan अल्फ़ा क्या आएगा? इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड मीन्स 1, रियल पार्ट मीन्स -√3, मॉड लगाए तो ये प्लस हो गया। अब tan में 1/√3 किसकी वैल्यू? 30 डिग्री मीन्स π/6। अच्छा बताइए, जेड लाई कहाँ कर रहा है? जेड लाइज इन विच क्वाड्रेंट? एक्स वाला निगेटिव, वाई वाला पॉजिटिव, तो किस सेकंड में आ गया? और सेकंड में आ गया तो थीटा का फॉर्मूला π - अल्फ़ा, याद कर लीजिएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू π/6, तो आंसर इज 5π/6। आर्गुमेंट भी आ गया। अब पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या हो गया? जेड इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r की वैल्यू 2, cos थीटा की वैल्यू 5π/6, और यहाँ थीटा की वैल्यू 5π/6। ये पोलर फॉर्म हो गया। हम बोले थे ना इतना इजी कि आप तुरंत लगा लेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तुरंत लगेगा। सिमिलरली थर्ड की अगर हम बात कर लें, दूसरा भी हो गया हमारा। अब ये 2 क्वेश्चन जो बच गया इसको देख लेते हैं। -1 - i, इसके लिए tan अल्फ़ा, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड -1 अपॉन रियल पार्ट भी -1, तो ये 1 आ जाएगा। तो 1 किस में होता है? 45 डिग्री मीन्स π/4। और ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? x भी निगेटिव, x निगेटिव, y भी निगेटिव। किस क्वाड्रेंट में गया? बोलिए, x भी निगेटिव, y भी निगेटिव। किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में क्या होता है? थीटा की वैल्यू π - अल्फ़ा, बाहर माइनस, अल्फ़ा की वैल्यू π/4, तो ये हो जाएगा 3π/4। थर्ड क्वाड्रेंट में गया ना, x भी निगेटिव, y भी निगेटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में π - अल्फ़ा। आपको अच्छा फर्स्ट वाला जो हम दिए थे वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही था। हाँ, -1 - i√3, वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही था। तो उसमें भी ये देखिए यही फॉर्मूला लगा था, अल्फ़ा की वैल्यू π/4, 4π - π, 3π/4। तो थीटा आ गया। पोलर फॉर्म में आप कर लेंगे। इसमें -3 में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, -3 वाले में कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले तो इसका मॉडुलस क्या होगा? √ रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट तो है ही नहीं, तो 0 × i लिख दीजिएगा। रियल पार्ट का स्क्वायर ये, इमेजनरी पार्ट मतलब 0, आंसर 9 होगा, 9 मतलब 3, r की वैल्यू तो 3 आ गई। अब बात करें अगर tan अल्फ़ा का, तो इमेजनरी पार्ट 0 और रियल पार्ट ये, फाइनली आ जाएगा 0। और tan में 0 किसकी वैल्यू होती है? 0 डिग्री की। अब ये लाई किस क्वाड्रेंट में करेगा? तो ये केवल -3 गिवन है, -3 यहाँ आ रहा है ना, और इधर से मूव करते हैं
इधर से ही तो मूव करते हैं, तो ये सेकेंड इसको मानेंगे, तो सेकेंड मानेंगे तो ये पाई माइनस अल्फा फॉर्मूला लगेगा, अल्फा की वैल्यू 0, तो आर्गुमेंट कितना आ जाएगा, थीटा। आर्गुमेंट कितना आ जाएगा, थीटा। अब आर्गुमेंट थीटा आ गया, मॉडुलस आर आ गया, तो पोलर फॉर्म भी लिख लेंगे इसका। बोलिए, था ना इजी? कोई डाउट किसी को? ये चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोग को। बस यही था 5.2। ये सिलेबस से आपके हट गया था, सोचिए कितना इजी, ये आपके सिलेबस से हट चुका था, तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब 5.3 में केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं होगा। उसके लिए आपको क्लास 10th का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद करना होगा। क्या था? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सबको पता है। एक एग्जाम्पल दें, अगर सॉल्व करना हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, ये भी 1, और जो कांस्टेंट वो भी, यहाँ पे तीनों 1। इस फॉर्मूले में रखिए, माइनस b की वैल्यू 1, बी स्क्वायर 1 स्क्वायर, 4ac मीन्स ये, और 2a मीन्स ये, तो -1 प्लस माइनस ये आ जाएगा -3 अपॉन 2। ये तो सब लोग कर लेते थे, और क्लास 10th में अब यहाँ तक करते थे तो लिख देते थे सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। जब आ जाता था रूट में निगेटिव तो आप लिख देते थे सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। 5.3 में केवल यही है ही, 7-8 दिया है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ तक पहुँच जाएंगे आप। यहाँ तक पहुँचने के बाद देखिए क्या करेंगे, -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 को हम ब्रेक कर दिए, और नीचे 2 लिखा है, और ये इसको रूट में -1 को क्या बोलेंगे, i, और अपॉन में 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लास 10th में आप करते ही थे, 2 स्टेप आगे चले गए, रूट -3 को √3 इंटू रूट -1 लिख दिए, और रूट -1 की वैल्यू i, ये आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा ज़्यादा ये जो प्लस माइनस लिखा है, एक बार प्लस करके लिख दीजिएगा, कॉमा, एक बार ये वाला माइनस करके लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमारा एक वीडियो और आएगा मिसलेनियस पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मिसलेनियस में, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन उसमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, उसमें हम आपको ये बता देते हैं, मिसलेनियस समझा देते हैं। 5.1, 5.2, 5.3 हो गया है। चलिए 3 एक्सरसाइज करा दिए आपका, 3 बार लाइक कर दीजिए। ओके, चलिए दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। कीप लर्निंग। ओके, बाय।